अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चिल्लापल्ली रेलवे टर्मिनल की इफ्तिताही तकरीब में की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किया ऑनलाइन इफ्तिताह। जू पार्क का आराम कर तामीरशुदा फ्लाईओवर का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। रुकन पार्लिमान हैदराबाद असद अवैसी, MLC आमिर अली खान और दीगर कायदीन की शिरकत। वकील को साथ जाने की इजाज़त न देने पर साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर से वापस हो गए। फार्मूला ई कार इस मामले में पूछताछ के लिए जारी की गई थी नोटिस। चाइना का HMPV वायरस हिंदुस्तान तक पहुंच गया। बेंगलुरु से 2 केसेस और अहमदाबाद से 1 केस की है इत्तला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सिक्योरिटी फोर्स के काफिले पर नक्सलियों का बड़ा हमला। 9 अफराद लुक़्मे अजल, कई दीगर हुए जख्मी। और इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा के इलाकों में फिर की बमबारी। मज़ीद 17 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चिल्लापल्ली रेलवे टर्मिनल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। इसका अमली तौर पर हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि हमारा मकसद तेलंगाना की मईशत पर तरक्की देना है। इसके लिए ज़रूरी है कि मरकज़ को इस तरह की तमाम स्कीमों में ताउन करना चाहिए। रेवंत रेड्डी के साथ चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर ओहदेदारान भी इस वर्चुअल इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मौजूद थे। आदेश दिए तो जल्दी से ये काम शुरू होने वाला है। इसका एक प्रधानमंत्री जी का ध्यान पे मैं लाना चाहता हूँ। और दूसरी बात रहा हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट इज लैंडलॉक स्टेट, हमको कोई पोर्ट नहीं है, मगर आंध्र प्रदेश में जो बंदर पोर्ट है हमारे बहुत नजदीक का पोर्ट है। तो डेडिकेटेड ग्रीनफील्ड हाईवे के साथ साथ एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन अगर डाले तो वहाँ पर यहाँ पर इंडस्ट्रियल हम ड्राई पोर्ट बना देके यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करने का बहुत अच्छा मौका है। उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऐसे ही तेलंगाना में आपको पता है कि फार्मा इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। यहाँ पर इंडिया में 35% ऑफ द बल्क ड्रग्स प्रोड्यूस्ड इन हैदराबाद तेलंगाना स्टेट। तो वो डेडिकेटेड रेलवे लाइन आने की वजह से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएंगे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी तेलंगाना आने के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी मैन्युफैक्चरिंग तेलंगाना में लगाने के लिए बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री जी ने जो 2023 में जो अनाउंस किया था रीजनल रिंग रोड हैदराबाद शहर के ऑल अलाइन विद हैदराबाद शहर, 370 किलोमीटर रीजनल रिंग रोड अभी बनाने वाले हैं। उसमें से 170 किलोमीटर का प्रधानमंत्री जी अभी टेंडर्स भी बुलवाए। बाकी का जो बाकी है वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी वादा किया था, आगे वो भी हमारा डेवलपमेंट में जाने वाले। तो उसके साथ साथ में रीजनल रिंग रेल भी बनाने का जरूरी है, क्योंकि ये तेलंगाना स्टेट अगर ये रीजनल रिंग रोड और रीजनल रिंग रेल बनाए तो 60% ऑफ द तेलंगाना विल बिकम एन अर्बनाइज्ड जब हो जाएंगे तब हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होगा। और रीजनल रिंग रेल का भी आपको कांग्रेस अक़लियती शुबे के ज़ेर-ए-इंतज़ाम खुली खुतब शाह स्टेडियम हैदराबाद में दस्तूर जिंदाबाद के मौजू पर जलसा हुआ, जिसमें कांग्रेस राज्यसभा के रुकन इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा दीगर कई शख्सियात ने खिताब किया। आमिर अली खान MLC और कांग्रेस तेलंगाना के कायदीन ने भी इजलास में शिरकत की और खिताब किया। अवाम का हजूम देखा गया जो कि इमरान प्रतापगढ़ी की एक झलक देखने के लिए बेचैन थे। के ऊपर बात हो रही है तो मैं समझता हूं कि अपनी बात को उसी पे महदूद रखूं, इसलिए कि अब दूसरे मोअज़्ज़िज़ीन भी आने वाले हैं। तो संविधान की जहां तक बात है, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 5000 साल से हिंदुस्तान में एक कौम को दबाया जा रहा था अछूत होने के नाम पे, उनके साथ खाना नहीं खाने के लिए, उनको पानी नहीं देने के लिए। लेकिन एक आदमी उठा था जिसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर है। उन्होंने उठकर, अगरचे कि वो एक फ़ौजी ख़ानदान में पैदा हुए थे, फ़ौजी स्कूल में अपने तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन फ़ौजी स्कूल में तालीम हासिल करने के बावजूद भी उन्हें वहाँ भी उसी नज़रिए का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने हिंदुस्तान बम्बई आए, बम्बई में तालीम हासिल करने के बाद लंदन गए, लंदन से अमेरिका गए। फिर जब वापस आए तो उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि मेरी जो कौम है उसकी तरक्की के लिए, उनके जो हुकूक़ हैं उसको हासिल करने के लिए मैं लड़ूंगा। और वो अपनी जहद का सिलसिला शुरू किए थे। बाद में
यकीनन उन्होंने जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह इंसानों के लिए एक मुक़द्दस किताब होती है, वैसे ही मुल्क को चलाने के लिए भी एक किताब होती है जिसे दस्तूर कहा जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन को आज बर्बाद करने की एक साजिश हो रही है। 75 साल से दलितों पे जो जुल्म हो रहा था, या 5000 साल से जो दलितों पे जुल्म हो रहा था, 75 साल से वो उसी जुल्म का एक हिस्सा मुसलमानों के साथ हो रहा है। हर एतबार से हमें कहीं ना कहीं पीछे ढकेलने की एक कोशिश हो रही है। सेकंड सिटीजन बनाने की बात हो रही है, या ये बात भी होती है कि मुसलमान मुल्क के गद्दार हैं। मुल्क के गद्दार बोलने वालों के लिए मैं एक ही बात कहता हूं कि जिन्हें 1947 के बाद जब चॉइस मिला था मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान जाने के लिए, जिन्हें जाना था वो लोग चले गए, और जो लोग यहाँ रहे हैं वो बाय चॉइस इंडियन हैं। उन्होंने ये माना कि ये हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं, और हम मरे भी तो इसी मुल्क की मिट्टी में दफन होने वाले हैं। तो ये नज़रिया हमारे मुसलमानों का है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त की कमी है। एक किस्सा आपको सुना देता हूँ कि हम क्यों पिछड़े होते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे मुसलमानों की बात। हम अपने हुकूक के लिए हर वक्त देर से आगे बढ़ते हैं। अपने हुकूक को पूछने के लिए हम 2 बार सोच के तीसरी बार आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमारे साथ हर किस्म से एक इम्तियाज बढ़ता जा रहा है। देश के होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट के तौर पर, एहतजाज के तौर पर एक प्रोग्राम प्लान किया जिसका नाम रखा जय बापू, जय भीम, जय संविधान। हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने यह अहद किया कि हम देश में 25 बड़ी संविधान जिंदाबाद की सभाएं करेंगे। तो उसके लिए मुझे लगा कि वो सरजमीन जहां से उठी हुई आवाज पूरे हिंदुस्तान में एक असर रखती है, और पूरे हिंदुस्तान का सियासी मसला जो है वो हैदराबाद की तरफ देखता है, और जहां हमारी एक शानदार गवर्नमेंट चल रही है रेवंत रेड्डी साहब की कयादत में, एक शानदार चीफ मिनिस्टर जिसने पूरे देश को यह बताया है कि किस तरह से स्टेट को संविधान से चलाया जाना चाहिए, चाहे कोई सुपरस्टार हो या कोई आम आदमी हो, सबकी अहमियत बराबर है। ऐसे चीफ मिनिस्टर के स्टेट से हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत करने का प्लान किया, और उसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा सैयद अर्जुमन साहब को और ख्वाजा बिलाल को कि जिन्होंने पूरी कोशिश, हम इतने लोग हैं कि सबका नाम लूंगा तो जो 12-13 मिनट बात लो, लड़ाई बहुत बड़ी है। ये जो हमारे हाथ में किताब है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, पूरी भाजपा इस किताब को देख करके बिलबिला उठती है। की अहमियत है उतना ही एक रिक्शा चलाने वाले मजदूर के भी वोट की अहमियत है। यह किताब जो ये ताकत देती है कि इस देश के संसाधनों पर जितना हक अडानी का है, उतना ही फावड़ा लेकर के मजदूरी करने वाले किसान का भी है। यह किताब जो ताकत देती है कि कोई किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन अगर वो देश के इक्तदार पर बैठेगा तो उसे इस किताब के हिसाब से चलना पड़ेगा, तानाशाही से नहीं चल सकता है। यह किताब बहुत जरूरी और बहुत अहम किताब है। अनिल यहां बैठे हुए हैं, उस दिन पार्लियामेंट में जब अमित शाह साहब बोल रहे थे, तो जब वो बोलते रहे गुरूर में आए तो उन्होंने बोलते बोलते कहा कि आजकल एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। अरे इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। मैं और अनिल पीछे बैठे थे, मैंने अनिल से कहा कि अनिल ये 15 सेकंड होम मिनिस्टर साहब की जिंदगी पर बहुत भारी पड़ेंगे, देख लीजिएगा। आज इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। ज़ू पार्क आरामगढ़ तामीर शुदा नए फ्लाईओवर का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में असद ओवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, MLC आमिर अली खान के अलावा दीगर रियासती वज़रा और अहदेदारान ने शिरकत की। यह शहर का दूसरा बड़ा फ्लाईओवर है। इसकी लंबाई लगभग 4 किलोमीटर है और इसे 6 लानों पर मुश्तमिल बनाया गया। इस मनसूबे पर SRDB फंड से 360 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि ज़मीन के हुसूल समेत मजमूई लागत 799 करोड़ रुपये रही। तवील सफ़र करने वाली गाड़ियों के लिए ट्रैफिक के मसाइल कम होंगे। पुराने शहर के अफराद को
शमशाबाद एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए पहले शहर अबूर करके PVNR पुल इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन इस पुल के इफ्तिताह से उन्हें राहत मिली है और इस मसरूफ़ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के मसाइल भी हल होने की उम्मीद है। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस ब्रिज का नाम मनमोहन सिंह ब्रिज रखा जाएगा। को जाने के लिए वो फ्लाईओवर का नाम PV नरसिंह राव का फ्लाईओवर है। ये भी फ्लाईओवर सीधा एयरपोर्ट को जा रहे। परसों जो शहीद हुए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम ये फ्लाईओवर के लिए हम रख देंगे, क्योंकि जब PV नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर थे, देश के लिए 10 साल प्रधानमंत्री, इतना काम किए मनमोहन सिंह जी, उनका नाम याद रखना अपनी जिम्मेदारी है। अपना राज्य जो बनाए, तेलंगाना राज्य ने जो बनाए वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, इसीलिए अपना ओरिजिनल सिटी में मनमोहन सिंह जी का याददाश्त रहना, इसीलिए ये फ्लाईओवर को मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और श्रीधर बाबू जी से गुजारिश करता हूं, ये आप लोग मान लेना, ये इधर ये जो फ्लाईओवर को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे, क्योंकि वो देश का नाम पूरा दुनिया में आगे लेकर गए, उनके नाम याद रखना। क्योंकि मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में उनका स्टैचू लगा रहा हूं, फिर बाद में बोलेंगे असद साहब नया शहर में उनका पुतली लगाया, ओल्ड सिटी में कुछ दिया ही नहीं, इसीलिए ओल्ड सिटी में उनका नाम दे रहा हूं। ये यहाँ जो फ्लाईओवर है मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे। हमारे म्युनिसिपल ऑफिसरों को भी मैं आदेश दे रहा हूं ये मंच से, ये फ्लाईओवर का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फ्लाईओवर, इसका नाम तय कर दो। और आगे फार्मूला कार इस मामले में हुई मुबैना धांधली के इल्ज़ाम का सामना कर रहे साबिक वज़ीर KTR आज ACB के दफ्तर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनके वकील को साथ अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी, जिस पर KTR भी वापस हो गए। उन्होंने सड़क पर ही अपनी तहरीरी राय ACB हुकाम को दी। इससे कबल KTR एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर पहुंचे थे। फार्मूला रेस केस में ACB की जानिब से नोटिस जारी की गई थी, जिसके लिए वो पूछताछ के लिए पहुंचे। ताहम दफ्तर के बाहर उनके वकील को पुलिस ने रोक दिया, जिस पर KTR नाराज़ हो गए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से मुख्तसर बातचीत भी की। I am here as a law-abiding citizen, respecting the Honorable High Court, respecting Anti-Corruption Bureau's, direction to appear before them. I'm here, but they're not allowing my advocates. They're not allowing me to have my own rights. All I'm seeking of the Anti-Corruption Bureau is that they respect the High Court's judgment. High Court, in fact, has reserved its judgment. I am a law-abiding citizen. I worked as a lawmaker. I am still a lawmaker. So therefore, all I am asking the ACB is to ensure that my rights are protected as an individual, as a citizen. I am entitled to my lawyers being present with me, but unfortunately they seem to have a different opinion. So we are trying to discuss with them and engage with them. All I am saying is they have made extensive arguments in High Court and the matter is sub judice. The judgment is reserved. I am a law-abiding citizen, therefore I am here. But if they do not want to ensure that my rights as a citizen are protected, I have no right but to walk away. पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल के तोसी कामों का आगाज़ हो रहा है। इस दौरान जो इमारतें तिजारती मराकज़ को हुकूमत हासिल कर रही है, इसके मुतासिन में मुआवज़ों की अदायगी का मरहला शुरू हो गया। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असद ओवैसी ने मेट्रो रेल मुतासिन में आज रकम की अदायगी की। इस मौके पर मेट्रो रेल के जिम्मेदारान और सरकारी अहदेदारान भी मौजूद थे। 2-3 जगह और स्टेशन पलकनुमा में है, चंद्रागुट्टा है, तो अलियाबाद है। तो मेरी आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये अफेक्टेड लोगों में से अगर कोई आगे बढ़कर वहां पर कोई बिजनेस एक्टिविटी करना चाह रहा उस स्टेशन के अंदर, तो आप अगर उनको काइंडली कंसिडर करिए। इनको आप जाहिर है आपका तरीका होगा ऑप्शन करके जो भी है, और इन लोग अगर ये लोग अफेक्टेड लोगों की लिस्ट आपके है तो प्रायोरिटी इनको अगर आप दिए तो कम से कम अगर ये लोग यहाँ से डिस्प्लेस हो रहे, अगर वो वाकई में उस स्टेशन में कुछ उनको लगता है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से फायदा हो सकता है, तो प्लीज आप इनको फर्स्ट प्रेफरेंस या प्रायोरिटी को दीजिए। दूसरी बात, मैं कलेक्टर साहब से, एडमिनिस्ट्रेटिव साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जैसा मीराला मंडी के पास आप स्टेशन बनाएंगे उसका नाम चार मीनार रख लें, तो वहां से आप चार मीनार तक स्ट्रक्चर जो मॉन्यूमेंट है वहां पर आप एक स्काई वॉक बनाइए, ताकि लोग को आने जाने से इनको अच्छा फायदा होगा। दूसरा ये कि सालारजंग म्यूजियम के पास स्टेशन बनाएंगे, वहां पे भी स्काई वॉक बनाइए, क्योंकि टूरिस्ट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है।
कौमी उर्दू काउंसिल के ज़ेर निगरानी चलाए जाने वाले इदारे ख़ताती और ग्राफिक डिज़ाइन सेंटर की गोल्डन जुबली के मौके पर ख़ताती नुमाइश का आज इदारे अदबियात उर्दू पंजागुटा हैदराबाद में मलसी आमिर अली खान के हाथों इफ्तिताह अंजाम दिया गया। ऐसे शुक्र मोतमद उमूमी इदारे अदबियात उर्दू हैदराबाद और दीगर शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थी। आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ जो जिन्होंने ये तरबियत हासिल की है और जिनकी फ़न की नुमाइश का यहाँ पे एहतमाम किया गया है। और चूँकि मुख्तसर बात करने के लिए अभी बात हो रही थी, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कारनामा है ज़ोर साहब का, जो आज की नस्लों के लिए एक मिसाल है। ये एक कलेक्शन, यकीनन हैदराबाद में सालाजंग म्यूज़ियम भी एक कलेक्शन ही था, लेकिन सालाजंग म्यूज़ियम के बाद अगर ये कलेक्शन को अगर हम माने तो ये भी बेशुमार यहाँ पे जो चीज़ें जो कलेक्शन है वो भी एक ऐसा सेंटर बन सकता है जहाँ पे लोग आ सकते हैं। यकीनन ये 10 दिन नुमाइश जारी रहेगी, तुलबा तालिबात आएंगे यहाँ पे देखेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 तजावीज़ जो आए थे, एक तो शुक्र साहब की ग्रांट की बात थी, तो यकीनन आप कार्रवाई कीजिए, जो हो सकता है वो एक करेंगे। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि वफार साहब 25 साल से ज़्यादा यहाँ पे अपना वक्त लगाए हैं, 30 साल लगाए हैं, 11,000 तुलबा को आप हुनर सिखाएं। देखिए इल्म तो हासिल करें लोग, लेकिन इल्म के साथ साथ आज की जो जदीद ज़माना है वो हुनर का है। अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप कहीं पर भी जाके अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। तो आप इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिए हैं, तो मैं एक तजवीज़ ये पेश करता हूँ कि गफ्फार साहब के चूँकि 30 साल हो गए हैं, अगरचे कि देर हो गई, लेकिन उनकी सिल्वर जुबली के तौर पे एक उनकी शॉल पोशी, ताज पोशी, कुछ और वेजोन पुलिस ने आसिफ नगर इलाके में अचानक तलाशी मुहिम चलाई। गाड़ियों को रोककर दस्तावेजात चेक किए गए। पुलिस की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया था। आसिफ नगर इंस्पेक्टर पुलिस की रास निगरानी में रात के औकात में ये चेकिंग की गई है। उपल पुलिस स्टेशन हदूद में एक बाप को बेटे की कसम खिलाई गई कि वो मुस्तकबिल में शराब नहीं पिएगा। उपल ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मी माधवी ने हालत नशा में गाड़ी चलाने पर तलाशी मुहिम के दौरान एक शख्स को कसम खाने पर मजबूर किया, जिस पर उस शख्स ने कहा कि अब वो कभी शराब का इस्तेमाल नहीं करेगा। मकतब अहले सुन्नत वल जमात का इफ्तिताह मस्जिद नुमानिया रायपुरा हनमकुंडा के करीब अमल में आया। मौलाना अलहाज ख्वाजा जाफ़र उल आबिदीन रज़वी की मौजूदगी में इफ्तिताह हुआ और मुअज़्ज़िज़ शहरियान की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। इस मकतबे में कुरान करीम, अहादीस मुबारका, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत सहाबा औलिया कराम और दीगर इस्लामी किताबें भी दस्तियाब हैं। शहरियों से गुजारिश की गई है कि इस मकतबे से भरपूर इस्तेफ़ादा करें। हमारे वनगल के नुमाइंदे निज़ामुद्दीन के मुताबिक इस मौके पर अफजल बरकातिया भी मौजूद थे। और भाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। चाइना का HMPV वायरस हिंदुस्तान तक पहुँच गया है। बेंगलुरु से पहला केस सामने आया। चाइना से फैलने वाले वायरस अब हिंदुस्तान तक पहुँचने की इत्तलात है और अब तक मिली इत्तला के मुताबिक 2 केसेस बेंगलुरु में दर्ज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक 8 माह की बच्ची इस वायरस से मुतासिर और 3 महीने के एक मासूम में भी इस वायरस की इत्तला है। ये खबर अहम है क्योंकि चाइना में वायरस के तेज़ी से फैलने की इत्तलात सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में गर्दिश कर रही हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाइना से आने वाली तस्वीर फ़िक्रमंदी पैदा कर रही हैं। सराय अहमदाबाद में भी एक केस दर्ज किया गया है, तहम सरकारी तौर पर इस बारे में कोई बाकायदा अलर्ट जारी नहीं किया गया। और इस दौरान अहमदाबाद हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि नए वायरस के हवाले से फ़िक्र करने या डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। परेशान न हो, बुखार या खांसी हो जाए तो मुकम्मल तौर पर एहतियात करें और ज़रूरत पड़ने पर मास्क का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बीजापुर छत्तीसगढ़ इलाके में नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात अंजाम दी है। नक्सलियों ने कसरू रोड पर फौजियों की एक बख्तरबंद गाड़ी को अपने धमाके से उड़ा दिया। इस वाक़े में कम से कम 8 जवान और एक गाड़ी ड्राइवर के भी मारे जाने की इत्तलात मिली है। इलाके की तलाशी लेने के बाद जवान वापस अपने कैंप की जानिब लौट रहे थे और इस दौरान ये धमाका किया गया और समझा जा रहा है कि इस हमले के पीछे नक्सलियों का हाथ है।
और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गज़ा के इलाकों में फिर बमबारी की और मज़ीद 17 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। इसराइली हमलों से गज़ा में 24 घंटे के दौरान 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहादत पा चुके हैं, जबकि बेघर फ़लस्तीनी खून जमाती ठंड में खैमों पर रहने पर मजबूर है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि गज़ा पट्टी पर ज़ालिम इसराइली रियासत की जानिब से मुसल करदा इस वहशियाना हमलों की वजह से कई अमवात हो रही हैं और शदीद सर्दी के मौके पर भी मुश्किलात का सामना है। ताहल 15 महीनों से जारी इस बदतरीन जंग में 46,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अब तक शहीद कर दिए गए हैं। और गज़ा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए दोहा में बातचीत का अमल जारी है, जहां कतर, मिस्र और अमेरिका की सालिसी में मुआहदे पर पहुंचने की कोशिशें भी तेज़ हुई हैं। अमेरिकी और अरब सालिस इस वक्त गज़ा में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इम्कान है कि आर्जी मुआहदा हो जाएगा जो 2-3 महीने तक जारी रह सकता है। अमेरिकी सदर बाइडन की इंतज़ामिया ने हमास पर जोर दिया कि वह मुआहदे के लिए राज़ी हो जाए। इस हवाले से पेश है सियासत टीवी की एक मुख्तसर रिपोर्ट। अमेरिकी और अरब सालिस इस वक्त गज़ा में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर रहे हैं। इस तनाजुर में हमास के एक अहदेदार ने कहा कि हमास ने इसराइल की जानिब से पेश करदा 34 यरगमालियों की एक फ़हरिस्त पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है, ताकि मुमकिन जंगबंदी मुआहदे के हिस्से के तौर पर इन यरगमालियों का फ़लस्तीनी कैदियों के बदले में तबादला किया जा सके। हमास के एक कायद ने कहा कि कोई भी मुआहदा गज़ा से इसराइली इनक़िला और मुस्तकिल जंगबंदी के मुआहदे पर पहुँचने से ही मशरूत रहेगा। दूसरी जानिब इसराइली मुज़ाकिराती वफ़द के ज़राए ने कहा है कि गज़ा मुआहदे के हवाले से तमाम बकाया नुकात के हल मौजूद हैं, सियासी सतह पर फ़ैसले का इंतज़ार है। ऐसा ज़ाहिर होता है कि मुआहदा अबूरी होगा और तकरीबन 2 से 3 महीने तक जारी रहेगा। इसराइली वफ़द के ज़राए ने इत्तला दी कि इस मुआहदे में हमास के रहनुमाओं को अंदरून और बैरून मुल्क निशाना बनाने से इस्तिस्ना देने की भी शर्त रखी गई है, जिसके बदले में वो रहनुमा गज़ा पट्टी छोड़ देंगे। इसके बाद अरब और बैरूनी ममालिक के साथ मिलकर एक आज़ाद फ़लस्तीनी इदारे को इक़्तिदार सौंप दिया जाएगा। इसराइली ज़राए का कहना है कि गज़ा पट्टी में बैनुल-अक़वामी अफ़वाज को इसी तरह तयनात किया जा सकता है जैसा कि जनूबी लेबनान में तयनात किया गया। ज़राए ने कहा कि अमेरिका मुमकिना मुआहदे की तमाम शिकों के साथ उसके निफाज की सरपरस्ती भी करेगा। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी तक पहुँचने और 20 जनवरी को मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने से कबल गज़ा में ज़ेर हिरासत इसराइली रगमालियों की वापसी के लिए कोशिशों की तजदीद की गई है। इसराइल ने जुमे के रोज़ कतर और मिस्र की सालिसी में मुज़ाकिरात दोबारा शुरू करने के लिए अपने वफ़द को दोहा भेजा था। अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने हमास पर जोर दिया कि वो एक मुआहदे पर रज़ामंद हो जाएं। हमास ने कहा कि वो जल्द से जल्द किसी मुआहदे तक पहुँचने के लिए पुरज़्म है, ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका कि दोनों फरीक हतमी मुआहदे के कितने करीब पहुँचे हैं। ये पेशरफ़्त एक ऐसे वक्त सामने आई जब फ़लस्तीनी तिबी माहिरीन ने कहा है कि इसराइल के हमलों में गज़ा पट्टी में 2 अलग अलग ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 9 फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है और इस हफ्ते के आखिर तक शहीद होने वालों की तादाद 97 तक जा पहुँची। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चेल्लापल्ली रेलवे टर्मिनल की इफ्तिताही तकरीब में की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किया ऑनलाइन इफ्तिताह। ज़ू पार्क का आरामगर तामीरशुदा फ्लाईओवर का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। रुकन पार्लिमान हैदराबाद असद ओवैसी, MLC आमिर अली खान और दीगर कायदीन की शिरकत। वकील को साथ जाने की इजाज़त न देने पर साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर से वापस हो गए। फार्मूला ई कार इस मामले में पूछताछ के लिए जारी की गई थी नोटिस। चाइना का HMPV वायरस हिंदुस्तान तक पहुंच गया। बेंगलुरु से 2 केसेस और अहमदाबाद से 1 केस की है इत्तला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सिक्योरिटी फोर्स के काफिले पर नक्सलियों का बड़ा हमला। 9 अफराद लुक़्मे अजल, कई दीगर हुए जख्मी। और इसराइली फ़ौज ने शुमाली गज़ा के इलाकों में फिर की बमबारी, मज़ीद 17 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।